स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज से हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जो कि प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी के बारे में हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। शुरू की क्लासेस में हमने सैंपल स्पेस लिखना सीखा था, इवेंट्स के बारे में हमने सीखा था। 9th क्लास में हमने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा। 10th क्लास में हमने क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा। 11th क्लास में हमने एक्सियोमेटिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा और 11th क्लास में ही हमने एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में भी पढ़ा है। अब 12th क्लास में हम जो पढ़ाई करेंगे इसमें हम विशेष तौर से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट के इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में भी इस साल हमें पढ़ना है। शुरुआत हम करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। हम प्रोबेबिलिटी तो पढ़ चुके हैं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर प्रोबेबिलिटी पर कोई कंडीशन इंपोज कर दी जाए तो किस तरीके से हम उस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे, वो हम यहाँ जानना चाहते हैं। हम एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और हम किसी कॉइन को 3 बार टॉस करने का एक एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं। अगर किसी कॉइन को 3 बार हम टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस हम लिख सकते हैं। तो उस समय सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस में आप जानते हैं इस स्थिति में 8 सैंपल पॉइंट्स होंगे और वो इस प्रकार से होंगे H H T H T H T H H, फिर H T T T H T T T H और T T T। तो ये 8 सैंपल पॉइंट्स हैं। इस एक्सपेरिमेंट में मैं एक इवेंट डिफाइन करता हूं E, और E इवेंट में ले रहा हूं कि एटमोस्ट या एटलीस्ट 2 हेड्स appears। हमने जो इवेंट E ली है वो है कि कम से कम 2 हेड अपीयर हो। तो हमें इन्हीं में से ऐसे सैंपल पॉइंट छांटने हैं जिनमें कम से कम 2 बार हेड आता हो। तो E के फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो होंगे H H H H H T H T H और T H H। इसी एक्सपेरिमेंट से मैं एक इवेंट और ले रहा हूं, और वो मैं इवेंट ले रहा हूं कि फर्स्ट कॉइन शोज अ टेल, कि पहला कॉइन जो है उस पर टेल आए। तो अब मुझे इस सैंपल स्पेस में से छांट कर वो एलिमेंट लिख लेने हैं जहां पर पहली बार हमें टेल मिलता है। तो वो फेवरेबल केसेस हैं T H H T H T T T H और T T T। क्या कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो E और F दोनों को फेवर करते हो? तो यहां हम देख सकते हैं जो E और F दोनों को फेवर करते हो, यानी कि ऐसे केसेस जहां ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आते हों और पहले कॉइन पर
टेल आ जाता हो, तो ऐसा एक ही केस हो सकता है कि जब शुरू में तो टेल आ जाए, और क्योंकि अब 2 हेड हमें लाने ही हैं तो बाद में 2 बार हेड आए, तो ऐसा एक ही केस है, और ये केस है THH। अब अगर मैं इनकी सिंपल प्रोबेबिलिटीज की बात करता हूं यहां पर, तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यहां पर होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हम H फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ HHT फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ HTH फाइंड करेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ THH फाइंड करेंगे। सिंगल एक्सपेरिमेंट में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, यानी ये होगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 3 बार। और सभी केसेस क्योंकि इक्वली लाइकली हैं, तो सभी केसेस में ये प्रोबेबिलिटी 1/2 ईच होगी। हम 1/2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरह से मेरे पास 4 केस बनते हैं। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E की अगर हम बात करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ 1/8 यानी 1/2। इसी तरह से अब हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ F। प्रोबेबिलिटी ऑफ F भी आप इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ THH, प्रोबेबिलिटी ऑफ THT, प्रोबेबिलिटी ऑफ TTH और प्रोबेबिलिटी ऑफ TTT। ये सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं और सभी की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। तो यहां पर भी जैसे हमने ऊपर केस लिया था, जो F की प्रोबेबिलिटी होगी 4 इंटू 1/8, यानी ये भी 1/2 ही होगी। और अगर हम E इंटरसेक्शन F का मतलब है E और F के साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो। तो E और F जब साथ होंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट ऐसा है THH, इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, जो कि 1/8 हो जाए। तो अभी हमने E, F और E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर। अब अगर हमें एक कंडीशन अप्लाई करके दी जाती है कि E की प्रोबेबिलिटी उस समय फाइंड करें जबकि F ऑलरेडी हैपन हो चुका हो, F पहले ही हो गया हो, तो अब ऐसी स्थिति में हम यहां लिख लेते हैं, और ये 3 बातें हम नोट कर लेते हैं। तो अभी तक हमने जो काम किया है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E और प्रोबेबिलिटी ऑफ F हमने देखा था 1/8 था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F वो 1/2। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E उस समय हम फाइंड करना चाहें इफ F हैज ऑलरेडी अकर्ड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा। तो अब हम इस पे विचार करते हैं। क्योंकि F पहले ही हो चुका है, यानी इसका अर्थ है कि पहले कॉइन पर तो टेल आ ही चुका है। अब पहले कॉइन पर तो टेल आ ही चुका है, और उसके बाद अब हमें देखना है कि अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी कॉइन को हम 3 बार टॉस करेंगे और उसमें कम से कम 2 बार हेड जरूर आ जाए। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि पहली बार तो टेल आ ही चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा सैंपल स्पेस था, जो शुरू में S था, वो अब F में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहां सिर्फ हमने वही केस लिए हैं जहां पर पहले टॉस पर टेल आ जाता है। तो यानी इसमें से अब हमें सिलेक्शन करना है ऐसे केसेस का कि जब पहले टॉस पर तो टेल आएगा और बाकी 2 बार हेड आएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो। तो ऐसी स्थिति में जब F पहले ही हो चुका हो
और फिर हम E की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि हम E इंटरसेक्शन F के कितने केसेस ऐसे हैं जो इसको फेवर कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E इंटरसेक्शन F, और इसको हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू F से। इसे आप यूं भी लिख सकते हैं, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से भी डिवाइड कर दें तो हम इसे इस तरह से भी लिखते हैं। अगर हम न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उस पर ध्यान दें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर फेवरेबल टू E इंटरसेक्शन F इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। तो ये बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, और डिनोमिनेटर में बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ F, और इसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज हैपेंड। कितना होगा E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी हमने देखी थी, तो वो थी 1/2। F की प्रोबेबिलिटी थी 1/8। आप सॉल्व कर देंगे तो आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F मिल जाएगा 1/4। तो इस तरह से जब किसी इवेंट की, जैसे हम मान लेते हैं वो इवेंट E है, इवेंट E की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उस समय फाइंड करनी हो जबकि दूसरी इवेंट F ऑलरेडी अकर हो चुकी हो, तो इससे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज अकर्ड कहते हैं। और ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय PF के बराबर होगी। अब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F तो हमने फाइंड कर लिया। इसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज हैपेंड ये भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसी तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F फाइंड करें तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली conditional probability of F when E has happened is probability of E intersection F divided by PF। यहां आपको यह बात जरूर ध्यान रखना है कि F जो इवेंट है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो ना हो, नॉन जीरो हो। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ये कंडीशन कि PF शुड नॉट बी जीरो। इसी तरह से हमने पहले लिखा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज अकर्ड इज E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय P। E यहां पर लिखेंगे PF। यहां ध्यान दें, इसे आप PE करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज अकर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय PE। यहाँ PE जीरो नहीं होना चाहिए। और अगर आप E इंटरसेक्शन F E/F निकालना चाहते हैं, E की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं उस समय जबकि F हो चुकी है, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड करेंगे PF से। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है PF जीरो नहीं होना चाहिए। अब दोनों ही स्थितियों में आप ये भी देख सकते हैं कि E और F के साथ होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जिसे हम E इंटरसेक्शन F से लिख रहे हैं, वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ
E बाई एफ या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E। इसी तरह से हम साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ E एंड F को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज अकर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक ही सैंपल स्पेस से रिलेटेड दो इवेंट्स E और F एक साथ घटित हो रही हैं, तो उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का तरीका है कि उनमें से एक इवेंट लें और दूसरी इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरीके से हम किसी भी इवेंट से रिलेटेड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब बारी आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से जुड़ी हुई कुछ हमारी प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज करते समय हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे वो हम देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ा है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्लोज इंटरवल 0-1 को बिलोंग करती है, और इसी कारण से जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मान लेते हैं किसी सैंपल स्पेस से रिलेटेड दो इवेंट्स हैं A और B, तो ऐसी स्थिति में जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A है जबकि B हो चुका है, उसकी वैल्यूज भी 0 और 1 के क्लोज इंटरवल में ही लाई करें। दूसरी जो प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं कि अगर A और B एक ही एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड इवेंट्स हैं, तो ऐसी स्थिति में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B है उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाहते हैं। मान लेते हैं इसी सैंपल स्पेस से रिलेटेड एक इवेंट और है जिसे हम F कह रहे हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B व्हेन F हैज हैपेंड, जहां A, B और F तीनों सेम सैंपल स्पेस से रिलेटेड इवेंट्स। तो ये होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन F हैज हैपेंड प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन F हैज हैपेंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B व्हेन F हैज हैपेंड। अगर A और B दोनों ऐसी इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो ऐसी स्थिति में A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो ऐसी स्थिति म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों, ऐसी स्थिति की हम बात कर रहे हैं, देन तो इसका मीनिंग हुआ कि A और B दोनों साथ नहीं हो सकती हैं। दो इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी कहेंगे जब वो दोनों इवेंट्स एक साथ पॉसिबल ना हो। तो ऐसी स्थिति में जो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, और अगर A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी 0 है तो इस स्थिति में A या B में से किसी एक इवेंट के होने की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसे हम सिंपल PA ओवर F प्लस PB ओवर F यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B के सिंपल एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी हम लेना चाहेंगे कि अगर A और B एक ही सैंपल स्पेस से रिलेटेड इवेंट्स हैं और A के नहीं होने की इवेंट, जिसे कई बार हम डैश से दिखा देते हैं, कई बार बार से दिखा देंगे, A के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जबकि B हो चुका है, ये होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड। इन रिजल्ट्स का हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे। इसके अलावा जो हमने एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ी है उसका भी हम यूज करेंगे। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स के सहारे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को कैसे हमें सॉल्व करना है। इसके लिए मैं जो एक्सरसाइज 13.1 है वहां से क्वेश्चंस को ले रहा हूं। थर्टीन 13.1 से जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं पहला, ये शुरू में हम कुछ बिल्कुल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ई और एफ दो इवेंट्स गिवन हैं। अब कैसी इवेंट्स हैं इसके बारे में हमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये 0.3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस जिसे हम ई इंटरसेक्शन एफ से डिनोट करते हैं वो 0.2 है। तीन इंफॉर्मेशन हमें दी हुई हैं। हमें बताना है पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज हैपेंड और उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज हैपेंड बताना है। तो पहले हम इसकी बात करें। अभी जैसा हमने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ के बराबर होगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ की अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो वो हमें गिवन है, दैट इज 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 0.3 और ये बन गया 2/3। तो यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज हैपेंड इज 2/3। नाउ सेकंड पार्ट इज कि बताएं व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज हैपेंड। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दोनों ही केसेस में न्यूमरेटर में तो आपको ई इंटरसेक्शन एफ लिखना ही है और जो भी यहां पर नीचे लिखा हो आप उसी की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड भी कर दें। तो ई इंटरसेक्शन एफ तो पहले की तरह वही 0.2 है और ई की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.6 यानी 2/6 और ये बन गया 1/3। अब इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें बताना है कि पी ए बाय बी क्या होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड, ये बताएं क्या होगा। गिवन है, ये कंडीशन है पी बी 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.32। तो अब शुरू करते हैं। हम शुरू यहीं से करेंगे जहां हमें कंप्यूट करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करते हैं जबकि बी हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड करेंगे हम पी बी से। तो ये तो हमें गिवन है 0.32 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 0.5 है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लें। ये हुआ 0.32 डिवाइड करना 0.50 से, जिसे आप 32/50 भी लिख सकते। अब आप इसे सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 से कैंसिल करें 16/25। तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड। आप जब भी किसी क्वेश्चन को करें आप उससे रिलेटेड फार्मूला ज़रूर लिखें जिससे आपको ये फार्मूले याद हो सकें, आप इनको काम में ले सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें
3 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज के बारे में जानकारी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए 0.4 है। तीन प्रॉब्लम्स हैं हमें। पहला पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है कि ये क्या। हम जो कंडीशन है वहां से शुरू करते हैं। हमें गिवन था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.4। अब इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, डिवाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से और हमें मिलेगा 0.4। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी तो हमें फाइंड करनी है। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी तो हम लिख लेते हैं, मालूम करनी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो गिवन है 0.8, मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब हम फाइंड कर सकते हैं और ये होगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.8। आप इसे 4/10 इंटू 8/10 भी लिख सकते, यानी 32/100 0.32 भी लिख सकते हैं आप इसे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है सारी पॉइंट्स में दी हुई है, डेसिमल में दी हुई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.32 आप लिख दें। सेकंड जो पार्ट है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी पूछा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी आप बता सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी लेंगे, पी बी से आप डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि आप दोनों ही फाइंड कर चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी, 0.32 डिवाइड करेंगे 0.50 से, उसके बाद हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अब तीसरा जो पार्ट है उसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए या बी में से किसी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। हमने 11th क्लास में पढ़ा था एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ वन इवेंट आइदर ए और बी इज डिनोटेड बाय पी ए यूनियन बी, और ये इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास। ए की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, बी की प्रोबेबिलिटी 0.5 है और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0.32। आप जब सॉल्व करेंगे 0.8 और 0.5 को ऐड करेंगे 1.3 में से 0.32 माइनस करेंगे, आप इसे 1.30 माइनस 0.32 भी लिख सकते हैं। तो ये हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आपने देखा ये तीनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन बड़े आसानी के साथ हम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी है तो इसके जैसा ही, थोड़ा ही उसमें फ़र्क है, तो एक और हम 4th क्वेश्चन भी साथ ही ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो। अब कंडीशन जो हमें दे रखी हैं वो है कि 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड बोथ ऑफ दीज आर इक्वल टू 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ये हमें गिवन है 2/5। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी तो आप एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से ही मालूम कर पाएंगे। इसके लिए आपको ए और बी की प्रोबेबिलिटीज मालूम होनी चाहिए। यहां पर 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/13 है, तो
ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/26 है, बी की प्रोबेबिलिटी 5/13 है। दो प्रोबेबिलिटीज हम मालूम कर चुके हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी गिवन है। अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करें ए की, तो हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी तो अभी हमें गिवन नहीं है, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जरूर हमें गिवन है, दैट इज 2/5। ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमें गिवन है, ये 5/13 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा 2/5 इंटू 5/13, यानी ये हो गया 2/13। तो ये साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी। ए इंटरसेक्शन बी जब हम फाइंड कर लें तो हम ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अब हम लिखेंगे जो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वैल्यूज आप पुट करें। ए की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड की थी जो कि 5/26 थी, बी की प्रोबेबिलिटी 5/13 थी, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड कर ली थी 2/13। अब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, या ये कहें कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बारे में ये सीखा है कि इनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स को अब हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।